नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन। और पॉलिटिकल पंचायत में हम एक बार फिर से बात राजनीति की करेंगे, पंचायत भी लगाएंगे, तमाम राजनीतिक दलों से रिएक्शन भी लेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पंचायत में आपको बता दें कि आज मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में एक एक करके लोग अलग होते चले जा रहे हैं। जो कुनबा इतना बड़ा है, उस कुनबे से अब कुछ लोग अलग हो रहे हैं। इनके अलग होने के मायने, इनके अलग होने की वजह और साथ ही साथ इनके अलग होने से भविष्य में क्या भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई परेशानी, और इनके अलग होने के बाद जिस भी दल का ये दामन थामेंगे, क्या उनको कोई और सपोर्ट, क्या उनकी हिम्मत और बढ़ेगी, क्या उनकी ताकत और बढ़ेगी। इन तमाम चीजों के साथ चलिए शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल पंचायत की। पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर परमिंदर ढुल का इस्तीफा राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बेशक भारतीय जनता पार्टी ये कहती हो कि आना जाना लगा रहता है, लेकिन उन्होंने जिस एक मुद्दे को उठाकर इस्तीफा दिया है वो बड़ी बात है। जरा सुनिए कि किसानों के हित को लेकर के उनकी तरफ से उठाया गया ये कदम और इस कदम के है। आपको भारतीय जनता पार्टी में सहज महसूस करके और मैं भारतीय जनता पार्टी से आज मैं प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र दे रहा हूं और आगामी जीवन हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान के भले के लिए काम करने के लिए और किसान के साथ संघर्ष करने के लिए, कमेरे के साथ संघर्ष करने के लिए, मजदूर के साथ संघर्ष करने के लिए जो आज तीनों कानून के द्वारा उजड़ने निश्चित हैं, हम अपने आप को किसान के साथ खड़ा करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करें। जी, बयानों का लबो लबाब समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ भविष्य में क्या करेंगे, तो बीजेपी के उम्मीदवार को बड़ौदा उपचुनाव में हराने का काम करेंगे। सुनिए। हमारा जुलाना हल्का बड़ौदा के साथ लगता है, बिल्कुल साथ साथ लगता है और वापस में काफ़ी आना जाना भी है और हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी बड़ौदा हल्के के अंदर मेरे और मेरे साथियों की कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को किसान बिलों के ऊपर विरोध स्वरूप उनको हार मिले। वो ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी जिसकी बात की जा रही है, कहीं एमएसपी पर कोई खरीद नहीं है। सुन लीजिए। निजी बाजार के आगे रुक सके। और 13 अक्टूबर को तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बयान ही छप गया कि एमएसपी गारंटी मांगना अव्यावहारिक है। उन्होंने ये कह दिया कि हम निजी बाजार का सरकार कभी कंट्रोल नहीं रख सकती। तो इसके बाद रह क्या गया? जी, अब ऐसे में एक चीज और आप लोगों को सुनवाते हैं। ये तो एक पक्ष आपने सुन लिया, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से भी उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की। ओम प्रकाश धनखड़ क्या कहते हैं, सुनिए। टिकाऊ कम और घुमाऊ ज़्यादा है। सारी पार्टियों में लगभग वो रह चुके हैं। हमारी पार्टी को भी उन्होंने मौका दिया। मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। लेकिन एक बात मैंने वहाँ उद्बोधन में कही थी कि किसानों को एमएसपी मिले, इसके ट्रस्टी हम लोग हैं जो पार्टी में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं। बाहर से कोई नहीं करा सकता। टिकाऊ कम घुमाऊ ज्यादा, ये बयान है जब पार्टी छोड़ दिया उन्होंने तब। तीन खास मेहमान पंचायत में जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़े हुए। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओंकार सिंह जी हमारे साथ इनेलो की तरफ से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुमित गौड़ जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है ओंकार जी का। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। एक के बाद एक, पहले श्याम सिंह राणा, फिर परमिंदर ढुल पार्टी छोड़ करके चले गए, किसानों वाला इशू उठाया उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई तकलीफ कुछ जी, होगी आवाज आ रही है आपको मेरी? भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ होगी विजेंद्र नेहरा जी? आपको आवाज आ रही है साकिब जी मेरी? जी जी, सुन पा रहे हैं, बताएं ना। अच्छा साकिब जी, देखिए, जहां तक परविंदर ढुल जी की आपने बात की है, तो 1958 से लेके 2005 तक कांग्रेस पार्टी में परविंदर ढुल जी के जो पिताजी थे वो 7 बार विधायक रहे हैं, चौधरी दल सिंह जी। और परविंदर ढुल जी भी स्वयं, साकिब जी, जैसे आप सबको जानकारी है, 2009 से 2019 तक इनेलो से, जुलाना से स्वयं विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया था 2019 में,
जिसको एक बड़े अंतर से वो हार गए थे। इसलिए हो सकता है उनको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता हो कि आगे भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े मार्जिन की हार के बाद मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का या मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मान के चलिए साकेत जी कि हर व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति अपने हितों को देखता है, और उनका स्वभाव तो जैसे आदरणीय प्रदेश जी ने कहा कि वो चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे इनेलो पार्टी है, चाहे जेजेपी पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, सभी पार्टियों में रह चुके हैं, तो उनका आना जाने का स्वभाव है, वो कपड़ों की तरह पार्टी बदलने के स्वभाव उनका रहा है। और अभी भी ये अगर देखिए स्वभाव तो उनको अगर पहले से किसानों की रहा है चिंता ना होती तो विजेंद्र नेहरा चौधरी जी। छोटू राम जी ने भी कहा है साकेत विजेंद्र जी नेहरा कि जी। सत्ता में रह के, सरकार में रह के किसानों का हित हो सकता है, विजेंद्र तो नेहरा जी। विपक्ष में रह के किसान का हित कैसे करेंगे? विजेंद्र नेहरा जी, ये स्वभाव तो पहले से रहा होगा ना, कोई 2019 के बाद तो ये स्वभाव बना नहीं होगा। आप बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद तो स्वभाव बना नहीं होगा। सर, ऐसे ही लोगों को आप फिर पार्टी में ज्वाइन ही क्यों करवाते हैं जिनका आपको लग जाता है कि वो कभी भी पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, वो राजनीतिक हित उनके लिए सर्वोपरि हैं। देखिए साकेत जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो कोई भी व्यक्ति आप किसी भी पार्टी में आ आप भी किसी सकता है दूसरी और आसानी पार्टी से से जा भी उनको ले सकता भी है। आते तो हैं, कभी किसी के लिए साकेत जी चाहे वो मना नहीं आ है भी कि वो जाते हैं, राजनीतिक फिर पार्टी उनको ज्वाइन नहीं टिकट करेगा। भी आप दे देते हैं, इतना भरोसा भी आप कर लेते हैं कि उनको टिकट दे दिया गया आपकी तरफ से। अब वो हार गए तो आप ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी मार्जिन से वो हार गए, इसलिए उनको डर था कि बीजेपी उनको टिकट देगी कि नहीं देगी। तो आप बाहर से बुलाते हैं, फिर टिकट भी दे देते हैं, फिर आप ही कहते हैं कि इनकी तो इनका रवैया ही ऐसा है, इनकी नीयत ही ऐसी है, नीयत में ही खोट था। मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है विजेंद्र नेहरा जी, वो सिलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है। साकेत जी देखिए, मैंने उनकी नीयत के बारे में कुछ नहीं कहा। वो एक वरिष्ठ नेता हैं, आज भी उनका सम्मान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम लोग सम्मान करते हैं, और इसमें कोई भी किसी तरह की बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में साकेत जी सब लोग आते हैं, सब लोग जाते हैं, अपने निजी हित और अपने निजी कारणों से वो जाते हैं। उनको, मुझे लगता है किसानों से ज्यादा उनको अपनी चिंता थी, और अपनी चिंता करने के बाद ही उन्होंने आने वाले समय के अंदर अपनी टिकट की चिंता करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में अपना ये राजनीतिक निर्णय लिया है। किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं साकेत जी एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट कहने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिए कि आज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी विरोध किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा है कि 2007 में मैं ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आया था। तो इसका मतलब अगर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाने वाले भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में वो ज्वाइन करेंगे, जिसका विरोध करके पार्टी छोड़ी है भाजपा आपको वालों ने। कोई तो अतिरिक्त ये जानकारी किसानों या से इनका कोई लेना देना नहीं है। विशेष कोई सोर्स है आपके जो आप ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं? अगर 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 भी आप लगा रहे, लेकिन हम लोगों ने तो अभी तक कुछ ऐसा अगर नहीं अगर कहा। मैंने मैंने उन्होंने मैंने उन्होंने अगर खुद साकेत जी इसीलिए जोड़ा है कि क्योंकि वो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, उनके पिताजी 7 बार विधायक रहे हैं, और जिस तरह से उनकी शैली है, जो उनकी भाषा है, उस तरह से लगता तो यही है कि वो आने वाले समय के अंदर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा उनसे पहले से ही एक सवाल है अच्छा, कि सुमित जिस गौर जी से कॉन्ट्रैक्ट पूछ लेते फार्मिंग हैं। का सुमित विरोध जी करके भाजपा छोड़ी है, उसी कॉन्ट्रैक्ट आ फार्मिंग रहे को हैं क्या लाने का दावा परमिंदर करने ढोल वाले साहब भूपेंद्र हुड्डा आपकी जी ने पार्टी जो में? किया है रोहतक जैसा के कि अंदर विजेंद्र प्रेस नेहरा जी कॉन्फ्रेंस करके कि मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर फार्मिंग मगर लेके आया लगा था के बता 2007 रहे में, हैं। क्या उसी कांग्रेस को ज्वाइन बोले करेंगे? सुमित गौर जी। साकेत सुमन जी, मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि जी इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है और उसके अलावा और कई राज्यों में भी है, चाहे बैसाखियों के सहारे है, चाहे वेंटिलेटर पे है, लेकिन सरकार में है और अभी पूरे 4 साल इनके पास है। लेकिन इनकी बीजेपी की पार्टी में, चाहे वो केंद्रीय नेता हो, चाहे वो हरियाणा के नेता हो, आप देखिए एक भगदड़ सी मचनी शुरू हो चुकी है। जनता तो इनसे दुखी हो ही गई है, जनता तो इनसे अलग हट ही चुकी है। लेकिन जो नेता ऐसे हैं इनकी पार्टी में जो थोड़ा सा भी दीन ईमान रखते हैं, वो इस पार्टी में घुटन, इस पार्टी में और इस पार्टी की नीतियों में घुटन महसूस कर रहे हैं। इसीलिए इस पार्टी से नेता, पूर्व विधायक पलायन पे पलायन कर रहे हैं, जिसके हरियाणा में ताजा 3 उदाहरण है, एक नहीं 3। पहले बड़ौदा से इनके जो पहले बीजेपी में थे कपूर नरवाल जी, उसके बाद राणा जी, उसके बाद ढोल साहब पूर्व विधायक, और अभी पिछला 2019 का चुनाव भी इन्होंने बीजेपी पार्टी की टिकट पे लड़ा, हार गए। तो देखिए साफ पता चलता है कि बीजेपी की नीति और नीयत से जनता का ही नहीं, उनके नेताओं का भी उनसे मोह भंग हो चुका है। सुमित गौर साहब, सवाल मैं ये पूछ रहा था आपसे कि क्या कांग्रेस में आ रहे हैं वो? अगर आएंगे तो क्या स्वागत है? साकेत सुमन जी,
वो उनका अपना निजी फैसला होगा। अगर वो कांग्रेस में पार्टी में आते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं, तो मोस्ट वेलकम। को आज कांग्रेस पार्टी से हर नेता, हर कार्यकर्ता जुड़ने को तैयार है, ठीक है, क्योंकि सबको दिखाई देने लग गया कि एक ठीक बार है, फिर से लोगों की आस कांग्रेस की तरफ है। ठीक है। ओंकार जी, तो ओंकार जी के पास चलता हूँ। मोस्ट सुमित, वेलकम ठीक है, 24/7। ठीक है, ठीक है। ओंकार जी, सवाल आपसे ये है कि श्याम सिंह राणा जी आ चुके हैं, एक गुप्त बैठक हुई थी जिसमें श्याम सिंह राणा, परमिंदर ढोल, ये तमाम लोग थे। क्या श्याम सिंह राणा लेकर के आ रहे हैं परमिंदर ढोल को इंडियन नेशनल लोकदल में? जी साकेत जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करूंगा कि जो प्रश्न सत्ता दल से विपक्षी दलों ने पूछने, वो प्रश्न आप ही पूछ लेते हो, और इसका हमारे को नुकसान भी होता है, क्योंकि प्रश्न तो हमें पूछने चाहिए, पूछ आप लेते हो। तो आप एक विभाग प्रणाली जो विकसित कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपने पूछा कि ऐसी क्या बात है। मैं सबसे पहले तो परमिंदर ढुल जी का सल्यूट करता हूं, उनको और उनके बेटे को, कि उन्होंने किसान और कमेरे के हित में बीजेपी जैसी पार्टी को तिलांजलि दी। और जहां तक ये बीजेपी वालों का सवाल है, जब तो इनके पास कोई बंदा आता है तब तो उसको सिर पे बिठा लेते हैं, और जिस दिन वो बीजेपी छोड़ता है उसको गद्दार और देशद्रोही तक की संज्ञा दे देते हैं। अभी तो उन्होंने किया ही कुछ नहीं। सही बात। किसने बोला? किसने बोला? ढुल जी का सवाल है, आप देख, जहां तक परमिंदर ढुल जी का सवाल है, अगर वो इनेलो में आना चाहेंगे तो हम उनका दिल से स्वागत करेंगे, क्योंकि उनकी जो प्रणाली है, उनकी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं इनेलो से मेल खाती है। इनेलो के बहुत वरिष्ठ नेता है और पूरा मान सम्मान भी उनको मिला। और सबसे बड़ी बात है, आज पूरे प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अभी 4 वर्ष बकाया है। 4 वर्ष पहले जिस तरीके से इनकी पार्टी में भगदड़ मची है, मैं अपने विश्वास से कह सकता हूं कि इनकी 2 सीट आती थी गिनती की, आने वाले टाइम में 2 ही गिनेंगे, क्योंकि जनता का प्रत्येक वर्ग आज इनसे दुखी है। कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने 3 अध्यादेश जो किसान विरोधियों में ले आए, और पूरे देश और प्रदेश का किसान सड़कों पे है, और ये बोलते हैं कि विपक्षी दल इसमें राजनीति कर रहे हैं। इनको किसान नहीं नजर आता। नारायणगढ़ में इनकी रैली में एक व्यक्ति जो इनका कार्य करता था, उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से, उसको एक किसान की संज्ञा दे रहे हैं, और विपक्षी दलों पे इन्होंने पर्चे दर्ज करा दिए। इनकी जो वाणी है, मेरे को समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं। ये बड़ौदा के उपचुनाव में इनकी 100% वापस गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि बड़ौदा का उपचुनाव जो होने वाला है, वो प्रदेश की नीतियों पे जनता मोहर लगाने वाली है, नहीं लगाने वाली, इस चीज का फैसला है। ये किसान कृषि बिल और जनता का सत्ता पक्ष का चुनाव है। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी बीजेपी के बहुत अच्छे अच्छे नेता, जिनको अपनी चिंता है, जिनको ये देखना कि जनता उनको किस हद तक पसंद करती है, नहीं पसंद करती, वो बीजेपी छोड़ के दूसरे दलों में शामिल होंगे। एक बयान ओम प्रकाश धनखड़ का पुराना बयान है, जरा वो हम सुनवाना चाहेंगे। ये बयान तब का है जब ये गुप्त बैठक हुई थी, और गुप्त बैठक के बाद जब उनसे पूछा गया था कि ऐसे ऐसे बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, नाश्ते पर बुला लिया है, सब कुछ ठीक है। जरा दर्शकों को भी सुनाते हैं, अपने पैनलिस्ट को भी सुनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज सुबह ही परमिंदर ढुल जी, बलवान सिंह दौलतपुरिया दोनों मेरे साथ थे नाश्ते पर, और उन्होंने इस विषय पर, सारे विषयों पर मेरे से बात की है, और वो पूरी तरह से इस बात से सहमत हैं कि ये जो विधेयक हैं ये किसानों के भले में है। विजेंद्र नेहरा जी, जो टिकाऊ नहीं है, जो घुमाऊ ज़्यादा हैं, जो सभी दल में घूम चुके हैं, हमारी पार्टी को भी उन्होंने मौका दिया, इस तरह की आज बात ओम प्रकाश धनखड़ जी कर रहे हैं। और उस दिन ये कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, परमिंदर ढुल जी, दौलतपुरिया जी हमारे साथ आ गए और नाश्ता किया हमने, और नाश्ते में सब कुछ ठीक हो गया है। उसके बाद भी हम लोगों ने बात की थी ढुल साहब से, तो वो कह रहे थे कोई कुछ ठीक नहीं हुआ है। सीएम से भी वो मिले थे, सीएम से मिलने के बाद भी उन्होंने कहा कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो फिर तब ओम प्रकाश धनखड़ इस तरीके का बयान नहीं देते हैं जब वो पार्टी में रहते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद इतना तल्ख लहजा अख्तियार कर लिया जाता है। सही है क्या विजेंद्र नेहरा जी? देखिए साकेत जी, पहली बात तो ये कि कोई भी तल्ख नहीं है, वो एक वरिष्ठ नेता है, उनका पहले भी सम्मान था, उनका आज भी सम्मान है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि सचिन पायलट राजस्थान में अगर जाते हैं तो उनको देशद्रोही गद्दार कहा जाता है। ये कौन सा सम्मान का तरीका है विजेंद्र नेहरा जी? विजेंद्र नेहरा जी, ये कौन सा सम्मान का तरीका है जब मैं ये कह दूं, मैं ये कहूं कि विजेंद्र नेहरा जी, मैं ये कहूं कि सभी दल में घूमने का आपको शौक है, आपने हमारी पार्टी को भी एक मौका दिया,
आप टिकाऊ नहीं है, आप घुमाऊ हैं, इसको आप सम्मान कहते हैं क्या? देखिए साकेत जी, ये तो आपके सामने है कि वो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, नहीं, उसके नहीं, मैं बाद तो इनेलो में रहे सिर्फ हैं, फिर शब्दों भारतीय के जनता चयन की पार्टी में बात आए कर हैं। रहा हूं। तो ये तो एक सच्चाई मैं है। तो शब्दों के चयन की बात कर रहा हूं। क्या आपको मेरे शब्दों के जरिए लगा कि मैंने विजेंद्र नेहरा का सम्मान किया? देखिए, जो सच्चाई है साकेत जी, वो सच्चाई रहती है। आप अगर ऐसा कोई भी प्रकरण है तो उसमें सच्चाई कहने में कोई हर्ज नहीं है। और साकेत जी, जहां तक बात, देखिए अभी सुमित गौड़ जी ने एक बात कही थी साकेत जी, कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि केंद्र में भी भाजपा सरकार है और राज्य में भी भाजपा सरकार है। मेरे तो समझ में नहीं आता, गौड़ साहब हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन ये क्या बोल जाते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में केंद्र में और हरियाणा सरकार में नहीं रही? दूसरा, इन्होंने जो नेताओं के बदलने की बात की है, आप मुझे गौड़ साहब बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ? मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ? आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो आपके राहुल गांधी जी के दाएं हाथ समझा जाता, जिनको, वो दाया हाथ छोड़ के चला विजेंद्र गया। नेहरा जी, राजस्थान में देख लीजिए क्या ड्रामा हो रहा है। विजेंद्र और नेहरा जी, आपके राहुल गांधी जी के आप कारण देश भर के कांग्रेसी लोग छोड़ चुके हैं। विजेंद्र कांग्रेस नेहरा आज जी, डूबता आप हुआ इस जहाज की वक्त संख्या में आ जनता चुका टीवी है पर और आप हैं। बीजेपी की बात करने में लगे हुए हैं। आप इस समय जनता टीवी पर हैं और डिस्कशन हम लोग हरियाणा के विषय पर कर रहे हैं। किसी नेशनल चैनल पर आप होंगे और तो मध्य प्रदेश और राजस्थान और जहां की भी आपको बात करनी होगी आप बात कीजिएगा। फिर भी मैं काउंटर लेना चाहूंगा। सुमित जी, एक काउंटर आप विजेंद्र जी को अगर करना चाहें तो। सुमन जी, विजेंद्र जी फिर बात को घुमा गए हैं। मैंने ये कहा था कि केंद्र में भी भाजपा है, प्रदेश में भी भाजपा है, और जब कांग्रेस कभी भी केंद्र में रही है, प्रदेश में रही है, तो ऐसी भगदड़ कभी कांग्रेस के नेताओं में नहीं मची, ना ही आगे मचेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत से सभी नेता सहमत थे। ठीक है, अभी बीजेपी, साथ ही मैंने ये ठीक है। कहा लेकिन कि सुमित अभी गौड़ 4 साहब, साल का सुमित गौड़ जी, सुमित जी, आप ये बता उसकी दीजिए, परवाह नहीं। आपकी पार्टी सक्षम है क्या बीजेपी और जेजेपी को हराने में? आपकी प्रदेश अध्यक्ष कहती हैं सारे निर्दलीय एक हो जाओ, हम मिलकर के बीजेपी को हराएंगे। अरे साहब, आप अकेले बीजेपी को हरा ही नहीं पा रहे। आपकी प्रदेश अध्यक्ष गुहार लगा रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं तमाम निर्दलियों से कि आप लोग साथ आ जाइए। कपूर नरवाल का नॉमिनेशन इसीलिए वापस लिया गया क्योंकि कपूर नरवाल का अगर नॉमिनेशन वापस नहीं लिया जाता तो वो आपके उम्मीदवार के लिए भारी पड़ जाता। जी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने जो कहा इंडिपेंडेंस के लिए, सिर्फ इसलिए कहा कि कांग्रेस पार्टी वहां से बड़ौदा से शोर जीत रही है, जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए। नहीं, बाकी बीजेपी ने नहीं कहा, इनेलो ने नहीं कहा। इनेलो तो अपने दम पर कह रही है कि हम बीजेपी को हराएंगे। इनेलो तो अपने दम पर कह रही है सुमित गौड़ साहब। विजेंद्र नेहरा जी या बीजेपी ने तो ये नहीं कहा कि सारे इंडिपेंडेंट वापस हो जाए, हम कांग्रेस को हराएंगे। डिफेंडिंग चैंपियन तो कांग्रेस है वहां से, तो बीजेपी को ये कहना चाहिए था कि सारे निर्दलीय हट जाए, हम कांग्रेस को हराएंगे, मिलकर कांग्रेस को हराएंगे। सुमन जी, कपूर नरवाल पंचायत के उम्मीदवार है, उन्होंने अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन दिया है तो समर्थन दिया नहीं है, समर्थन जबरदस्ती उनसे लिया है। हर आदमी समर्थन देने से पहले देखता है किस पार्टी का, किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी है। सुमित गौड़ जी, उन्होंने किसको समर्थन दिया है? भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को, रणदीप सुरजेवाला को, कुमारी सैलजा को या कांग्रेस को? ये नेता है, कैसे भी बात को घुमा सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट पार्टी के प्रत्याशी भाई इंदुराज नरवाल उस भालू को समर्थन दिया है। ये आप शायद पिछला बयान भूल गए जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा तो चाहते थे कि मुझे टिकट मिले, लेकिन कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला नहीं चाहते थे, उनकी वजह से टिकट नहीं मिला मुझे। ये बयान भूल गए क्या आप कपूर नरवाल का? देखिए मेरी बात सुनिए, ये टिकट उन्होंने जरूर मांगी थी कांग्रेस की, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, कांग्रेस पार्टी में नहीं थे वो। अगर वो कांग्रेस पार्टी के शैलजा जी ने यही कहा था कि भाई टेक्निकलिटी में तो मैं जा ही नहीं रहा सुमित जी, मैं तो इतनी टेक्निकल टर्म की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ उनके स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने कांटा लगा दिया।
उन्होंने बिल्कुल ये कहा, मैं मानता हूं। ये देखिए, ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि हर नेता के साथ हर टिकटार्थी की इंटीमेसी हो। हमेशा चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी प्रत्याशी की इंटीमेसी किसी नेता के साथ होती है, किसी की क्लोजनेस किसी के साथ होती है। ठीक है, ये बात इट माइट बी पॉसिबल, बट इस समय वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दिख नहीं रहे, लेकिन बड़ौदा से सुनिश्चित है। दिख नहीं रहे हैं कि वो घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, ऐसा दिख नहीं रहा। हमारा नहीं, कैमरा ऐसी- तो देखिए, लगातार, हमारा उन्होंने कैमरा खुद आके बड़ौदा में वापस लगातार withdraw घूम रहा किया है, है। कहीं दिख नहीं रहा कि कपूर नरवाल कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। आगे आपको सभाओं में सब जगह कपूर नरवाल भी दिखाई देंगे, प्रदेश के सभी नेता ठीक है, दिखाई देंगे। इंतजार रहेगा कि कपूर नरवाल इंदुरा नरवाल के लिए वोट मांगते दिखे। मैं बड़ौदा में ओंकार बहुत ही जी से एक मार्जिन से सवाल जीत रहे करना हैं। चाहता हूं। ओंकार जी, इंडियन नेशनल लोकदल उसी कैंडिडेट पर दांव खेला जिस कैंडिडेट को पिछली बार जमानत अपना वो बचा नहीं पाए थे। खैर, परिस्थितियां बदलती हैं, वो अच्छे कैंडिडेट के तौर पर उभर कर आए होंगे जिस वजह से आप लोगों ने टिकट दिया। लेकिन अगर बीजेपी को नहीं और डिफेंडिंग चैंपियन कांग्रेस को नहीं, तो इनेलो को क्यों चुनेगी मतदाता? वहां पर एक विधायक है आपके, क्या आप बदलाव कर देंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने बोला कि हमने पुराने वाले कैंडिडेट पे ही मोहर क्यों लगाई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता जान से प्यारा माना जाता है। हमने पार्टी की टिकट कार्यकर्ता को ही दी है, किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति को नहीं दी। दूसरा, आपने पूछा कि इनेलो को ही क्यों। बड़ौदा जो इनेलो की पारंपरिक सीट रही है, वहां पे जितने भी विकास के आधारभूत कार्य की बात कर रहा हूँ, जैसे चीनी हो, सब्जी मंडी हो, कॉलेज हो, सीवर सिस्टम हो, ये जितने भी कार्य हैं वो चौटाला साहब के टाइम में सरकार आपके अगर सीट रही होती तो करना पिछले 10 वर्षों से बड़ौदा में कांग्रेस का विधायक है। मैं अपने कांग्रेस भाई से ये बार बार पूछता हूँ कि आप मेरे को एक काम आधारभूत संरचना का बता दीजिए जिसमें आपने नौकरियां दी हो या कोई काम दिया हो। और पिछले 6 वर्ष से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तब तो बीजेपी को बड़ौदा की याद बड़ौदा नहीं के है। मतदाता इतने खुश होते तो आपकी सियासी जमीन खींच क्यों लेते वहां से? जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार की जो परिस्थितियां हैं, जनता पार्टी का वो दिया है, वो हमारे लिए एक नुकसानदायक था। उन्होंने अपने आप को जनता के सामने रखा, लेकिन आज जनता इस बात को देख चुकी है कि चौधरी देवीलाल जी आपकी नहीं रास्ते जो चौधरी देवीलाल जी के रास्ते जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। अच्छा, विजेंद्र नेहरा जी, कल बीजेपी के प्रवक्ता से मैंने ये पूछा था कि बड़ौदा में इन 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किया है, जी वो काउंट करवाइए मुझे। 10-15 जो भी काम किए हों 6 साल में वो बताएं मुझे। तो वो उनके पास आंकड़े नहीं थे, आपके पास आंकड़े हैं क्या? अगर इन्होंने एक भी काम किया होता तो 2019 में इनके जान लेते जरा वीरेंद्र नेहरा जी से, वीरेंद्र नेहरा जी से जान लेते हैं। वीरेंद्र जी बताइए, टिप्स पे मुझे गिनवा दीजिएगा कि इतने स्कूल बनवाए, इतने अस्पताल बनवाए, इतनी सड़कें बनवाई, ये क्या ये क्या। जी जी बताएं। साकेत जी बता देता हूँ, क्योंकि बड़ौदा पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है और सभी वहां पे कुल गांव ही पड़ते हैं। तो मैं आपको वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सबसे पहले किसानों की अगर हम बात करें साकेत जी, तो फसल खराब होने पर 9,581 किसानों को ये तो पूरे हरियाणा के लिए हुआ। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि बड़ौदा में मैं आपको बता रहा हूँ, अब पूरे हरियाणा के किसानों को मिला, उसमें बड़ौदा के किसान कोई अलग से थोड़ी ना आ गए। वो तो मुझे ये बताइए ना, बड़ौदा में कितने स्कूल बने, बड़ौदा में कितने नए स्कूल बने, बड़ौदा में कितने अस्पताल बने। साकेत जी देखिए, या तो सुनिए आप, या तो सुनिए, जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो बता दीजिए ना। मैं पूछ रहा हूँ आप आंकड़ा दे दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ आप आंकड़ा दीजिए। जो काम किए विजेंद्र जी, मैं पूछ रहा हूँ आंकड़ा दे दीजिए। विधानसभा विजेंद्र जी मैं पूछ रहा हूँ आप आंकड़ा दीजिए। स्कूल कितने, आपको आवाज आ रही है मेरी? स्कूल कितने, नंबर बताइए। साकेत जी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, मैं उसकी सूची आपको बता रहा हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, स्कूल कितने बनाए, मैं आपको बता देता हूँ। स्कूल कितने बनाए, नंबर दीजिए, बता देता हूँ, आंकड़ा बताइए, स्कूल कितने बनाए किसानों के लिए। साकेत जी सुन लीजिए, अब आप सुनने का धैर्य रखिए। साहब मैं पूछ रहा, अगर आंकड़ा है स्कूल कितने बनाए तो बताइए ना। 1,55,066 हमने सॉइल हेल्थ सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, स्कूल कितने बनाए, तो सहकारी अस्पताल कितने बनाए, आप सुन लीजिए ना। स्कूल अस्पताल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ तो बनाए होंगे। जो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र है
वो पूरी तरह और से 19 में ग्रामीण हारे क्षेत्र है। क्यों? वहाँ पे तो किसान ग्रामीण का है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र है तो किसानों की स्कूल बात नहीं मैंने चाहिए कही। वहाँ, भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है, वहाँ स्कूल नहीं चाहिए। आप अरे किसानों पे तो लाठियां मार रहे हो आप, किसानों पे तो दौड़ा के पीट रहे हो। देखिए, मेरे ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ स्कूल नहीं चाहिए। मेरे पास इतने सारे लेके बैठेगा आपको और आपकी पार्टी को। मेरे पास इतने सारे पेज हैं। ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर स्कूल नहीं चाहिए क्या? पढ़ के सुनाइए, पेश क्या होते हैं, इन्हें पढ़ के सुनाओ। मैं पूरी सूची लेकर मैं कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां स्कूल नहीं चाहिए, स्कूल चाहिए होंगे ना वहां विजेंद्र नेहरा जी। ये पेज दिखा रहे हो, अरे पेजों में लिखा 6 साल में मुझे काम बताने नहीं स्कूल बता दीजिए कितने, अपग्रेडेशन बता दीजिए कितने स्कूलों को अपग्रेड किया गया हो, ऐसा बताइए ना। साकेत जी कुछ नहीं बता पाएंगे, किया ही कुछ नहीं साकेत है। जी, आप बता रहे किसानों का, अरे किसान तो बड़ौदा के किसान भी हरियाणा के किसान है, जो आपने हरियाणा के लिए पॉलिसी लगाई वो वहां पर बड़ौदा के किसानों पर भी एप्लीकेबल होता है। आपकी पार्टी ने पर्टिकुलर बड़ौदा के लिए क्या किया? हाथियों ने। चलिए आंकड़े नहीं वीरेंद्र नेहरा जी, मैं चाहूंगा कि अगली डिबेट में जब भी आप आए, अभी तो बड़ौदा पर ही काफी लंबी डिबेट चलेगी इलेक्शन तक। विजेंद्र नेहरा जी, आप अगली बार में जरा स्पेसिफिक होकर के आंकड़े लेकर के आइएगा विजेंद्र नेहरा जी, कि स्कूल कितने बनाए बड़ौदा में, अस्पताल कितने बनाए, अपग्रेडेशन कितना किया, ये तमाम चीजें लाइएगा। पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पॉलिटिकल पंचायत में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पंचायत है, यहाँ तो सीधी सपाट बात होगी, इतने लबो लबाव और इतने घूम फिर करके नहीं आएंगे मुद्दे पर, सीधे सीधे मुद्दे पर आएंगे। आज की पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।